नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर रिजर्व बैंक से संबंधित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2019-20 जारी की है। ये रिपोर्ट वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करती है। इस वर्ष की रिपोर्ट का व्यापक विषय बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्रों पर कोविड-19 का प्रभाव और आगे के उपाय हैं। आइए अब इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। आरबीआई ने कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इसके विनियामक दायरे को वैधानिक संशोधनों द्वारा सुदृढ़ किया गया है। इन संशोधनों के माध्यम से आरबीआई को सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों पर अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसने अपने पर्यवेक्षी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कई पहलें आरंभ की हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2019 के अंत में 9.1% से घटकर सितंबर 2020 के अंत तक 7.5% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सहकारी बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। वसूली की प्रक्रिया ने दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के माध्यम से बड़े खातों के समाधान के साथ कर्षण प्राप्त किया है। साथ ही वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 ने भी वसूली की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की है। अधिकांश भुगतान बैंकों को अभी भी लाभदायक बनाया जाना है। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और विपरीत प्रवासन के साथ उनकी आय के स्रोत दबाव में आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एनबीएफसी क्षेत्र मजबूत पूंजीगत बफर के साथ लचीला बना हुआ है। आवासीय परिसरों के पूर्ण होने में देरी, लागत में वृद्धि और आवासीय संपत्ति के खरीदारों द्वारा निवेश में देरी जैसे कारणों से आवास वित्त प्रदाताओं को काफी नुकसान वहन करना पड़ सकता है। अगली खबर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डिजिटल ओशन लॉन्च किया है। डिजिटल ओशन एक ही मंच पर महासागर संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसमें भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में त्वरित उन्नतियों को अपनाते हुए विभिन्न प्रकार के महासागरीय आंकड़ों को व्यवस्थित और प्रदर्शित करने के लिए विकसित अनुप्रयोगों का एक समुच्चय शामिल है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि इनकोइस विभिन्न हितधारकों को महासागर की जानकारी और परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें संभावित मत्स्य क्षेत्र परामर्शिका, महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान, ऊंची लहरें उठने की चेतावनी, सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी आदि शामिल है। आइए अब डिजिटल ओशन के महत्व को समझते हैं। ये विभिन्न उपयोगकर्ताओं की डेटा संबंधी आवश्यकताओं के लिए एकल समाधान बिंदु के रूप में कार्य करेगा। इसमें कई परियोजनाओं जैसे डीप ओशन मिशन, समुद्रयान परियोजना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर शोध आदि से संबंधित डेटा शामिल किया जाएगा। ये 3D और 4D डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से महासागर संबंधी विशेषताओं के विकास के आकलन में सहायता करेगा। आइए अब महासागरीय डेटा के महत्व को भी जानते हैं। ये महासागरों की कार्यप्रणाली को लेकर हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करता है। इस तरह ब्लू इकोनॉमी पहल का विस्तार करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये हिंद महासागर के सभी तटीय देशों के लिए महासागरीय डेटा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण में सहायता करेगा। आइए अब महासागरों से संबंधित भारत में संचालित कुछ परियोजनाओं को देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं डीप ओशन मिशन की। डीप ओशन मिशन में गहन महासागर में खनिज, ऊर्जा और महासागरीय विविधता की खोज की परिकल्पना की गई है। दरअसल महासागरों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जहां पर किसी भी प्रकार का अन्वेषण नहीं हुआ है। इस परियोजना को अभी लॉन्च नहीं किया गया है। समुद्रयान परियोजना में गहरे जल के भीतर के अध्ययन के लिए लगभग 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी यान भेजने का प्रस्ताव है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा के न्यू खुर्जा भाऊपुर खंड का उद्घाटन किया। समर्पित मालवाहक गलियारा एक उच्च गति और उच्च क्षमता युक्त रेलवे कॉरिडोर है। ये विशेष रूप से वस्तुओं और जिनसों के परिवहन के प्रति समर्पित होता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय का एक विशेष प्रयोजन साधन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए वित्तीय संसाधनों के संग्रहण, निर्माण, रखरखाव और परिचालन को व्यवस्थित करने और उनके नियोजन तथा विकास के लिए उत्तरदायी है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2 समर्पित मालवाहक गलियारे विकसित कर रहा है, जिसमें पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक है और पूर्वी समर्पित माल गलियारा पश्चिम बंगाल के दनकुनी से पंजाब के लुधियाना तक है। आइए अब आपको बताते हैं समर्पित मालवाहक गलियारों का महत्व। इन गलियारों से मालगाड़ी परिचालन को गति मिलती है और उच्च उत्पादकता से परिवहन की इकाई लागत को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी की 14% है, जो वैश्विक लॉजिस्टिक्स लागत मानदंड से 30 से 40% अधिक है। ये केंद्रित दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए माल ढुलाई अवसंरचना को अलग करेगा। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगभग 70% मालगाड़ियों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में स्थानांतरित किए जाने की योजना है, ताकि और अधिक यात्री ट्रेनों के लिए रेल मार्ग उपलब्ध हो सके। अत्याधुनिक तकनीक अपनाकर क्षमता में सुधार संभव हो सकेगा। साथ ही उच्च गति पर भार वाहन क्षमता स्थापित करने के लिए पटरियों के डिजाइन में भी सुधार किया जाएगा। कई वर्षों से सड़क परिवहन को प्राप्त माल वहन के अधिकांश लाभांश में अब रेल की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये नवीन औद्योगिक गतिविधियों को प्रेरित करेगा और गलियारों से संबद्ध विविध मूल्यवर्धन सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा बिहार, झारखंड और बंगाल में अवस्थित कोयला क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्र में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराएगा। अगली खबर पुलिस विभाग से संबंधित है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D ने पुलिस संगठनों पर डेटा जारी किया। पुलिस संगठनों पर प्रमुख डेटा में शामिल है मानव संसाधन क्षमता पर आधारित डेटा। इसमें कहा गया है कि भारत का वास्तविक पुलिस जनसंख्या अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या 195.39 है। इसके अलावा वास्तव में 26,23,225 की स्वीकृत पुलिसकर्मी संख्या में केवल 20,91,488 पुलिसकर्मी सेवा में हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक 222 पुलिसकर्मी प्रति लाख व्यक्ति है। वहीं अगर रिक्तियों की बात की जाए तो विभिन्न राज्य पुलिस बलों में 5.31 लाख से अधिक पद और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF में 1,27,000 पद रिक्त पड़े हैं। पुलिस बलों के भीतर रिक्तियों का एक उच्च प्रतिशत अत्यधिक कार्यभार के दबाव का सामना कर रहे पुलिसकर्मियों की इस समय मौजूदा समस्या को और बढ़ाता है। पुलिस में महिलाएं कुल पुलिस बल का केवल 10.5% है और CAPF में कुल कर्मियों की संख्या का केवल 2.98% है। पिछले वर्षों की तुलना में महिला पुलिस बलों की संख्या में 16.05% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी का लैंगिक उत्पीड़न की रिपोर्टिंग के प्रति सकारात्मक योगदान रहता है। पुलिस बलों में महिला कर्मियों का ये विषम अनुपात महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाता है। आइए अब यहाँ BPR&D के बारे में जानते हैं। ये गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित कई कार्यों के लिए अधिदेशित है, जैसे पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, पुलिस की समस्याओं के त्वरित और व्यवस्थित विश्लेषण को समाप्त करना, पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों और तकनीकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लागू करना। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली है। ये स्मार्टफोन को एक अंतर संचालनीय ट्रांसपोर्ट कार्ड में रूपांतरित करेगा। यात्री इसका उपयोग अंततः मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकते हैं। NCMC को परिवहन गतिशीलता के लिए वन नेशन वन कार्ड के रूप में घोषित किया गया है। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। ये रिटेल शॉपिंग और खरीदारी के अलावा संपूर्ण देश में कई मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों में निर्बाध यात्रा को सक्षम करेगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के कई लाभ होंगे, जैसे NCMC की प्रणाली ग्राहकों के लिए एक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए कई कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ता मेट्रो, बस, रेलवे, उपनगरीय परिवहन, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, टोल और रिटेल शॉपिंग सहित सभी क्षेत्रों में भुगतान के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये संपूर्ण प्रणाली के उपयोग की लागत में कमी और कम मूल्य के भुगतान के डिजिटलीकरण में सरकार की सहायता करेगा। सभी नए मेट्रो और पारगमन भुगतान को NCMC के माध्यम से अंतर संचालनीय बनाया जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम 2020 को पारित किया है।
TPS से तिब्बत पर अमेरिकी नीति को सुदृढ़ करने के साथ साथ दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए अमेरिकी सरकार के निरंतर समर्थन की अभिपुष्टि करता है। ये चीन के हस्तक्षेप के बिना दलाई लामा के अगले अवतरण को चुनने के लिए तिब्बती लोगों के अधिकारों की पुष्टि करता है। TPS से अमेरिका को हस्तक्षेप के मामलों में चीनी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सशक्त बनाता है। अमेरिका ने तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जबकि भारत अधिकांशतः चीन के विरुद्ध तिब्बत कार्ड का उपयोग करने से बचा है। साथ ही भारत ने तिब्बत के लिए एक चीन नीति को मान्यता प्रदान की है। जापान ने 5 आइज में शामिल होने के संकेत दिए हैं। 5 आइज 5 देशों का नेटवर्क है, जिसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। इन देशों ने उत्तर कोरिया और चीन के बढ़ते खतरों का उचित प्रत्युत्तर देने के उद्देश्य से इस समूह की स्थापना की है। जापान इस संगठन की 6th आइज बनने की दिशा में अग्रसर है। जापान उइगरों पर चीन की कठोर नीति के संदर्भ में प्रमुख जानकारी साझा करेगा। उइगर चीन में अधिवासित तुर्क भाषी मुस्लिम हैं। ये चीन के उत्तर पश्चिम में स्वायत्त शिनजियांग क्षेत्र में निवास करते हैं। कई उइगर समुदाय चीन के पड़ोसी देशों जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी निवास करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड आउटलुक इन एशिया एंड द पैसिफिक 2020-21 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यूनेस्केप द्वारा संकलित किया गया है। आइए अब जानते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस उपक्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह का 77% भाग प्राप्त किया है। वर्ष 2019 में भारत ने $51 बिलियन का FDI प्राप्त किया था, जो पिछले वर्षों की तुलना में 20% अधिक था। वर्ष 2019 में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी एशिया में FDI अंतर्वाह में 2% की गिरावट आई है। इस प्रकार इस क्षेत्र में FDI अंतर्वेशन वर्ष 2018 में $67 बिलियन से कम होकर वर्ष 2019 में $66 बिलियन हो गया था, जबकि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया से FDI का बहिर्प्रवाह वर्ष 2018 में $14.8 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में $15.1 बिलियन हो गया था। फास्टैग। सरकार ने 1 जनवरी 2021 से फास्टैग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल शुल्क के 100% संग्रह के लक्ष्य की घोषणा की है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। ये प्रणाली टोल शुल्क की स्वचालित कटौती को सक्षम बनाती है और वाहन को नकद लेन देन के लिए बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने देती है। इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ये प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक किसी ऑब्जेक्ट पर लगे टैग में संग्रहित जानकारी को पढ़ने और अभिग्रहण करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी। हाल ही में अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में सक्रिय खगोलविदों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दिशा से आने वाली एक रहस्यमयी रेडियो तरंग का अध्ययन किया है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। ये सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान सूर्य के लगभग 8वें हिस्से के बराबर है। अत्यधिक लघु आकार होने की वजह से इसे पृथ्वी से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तिहान IIT हैदराबाद। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तिहान IIT हैदराबाद की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी है। ये भारत के ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के लिए प्रथम परीक्षण स्थल है। इसे राष्ट्रीय अंतर विषयी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। साइबर फिजिकल सिस्टम एक गतिशील वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। इसके अंदर साइबरनेटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं। गावी गठबंधन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को गावी के बोर्ड में सदस्य नामित किया गया है। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। ये विश्व के सर्वाधिक निर्धन देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और कम प्रयुक्त टीके तक समान पहुंच उपलब्ध कराने के साझा लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई एक पहल है। ये गठबंधन विश्व के आधे बच्चों को प्राणघातक और दुर्बल करने वाले रोगों से संरक्षण प्रदान करने में सहायता करता है। गावी गठबंधन के भागीदारों में यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल है।
भारत ने ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में गावी को $15 मिलियन प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 4 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। ड्राई रन का उद्देश्य राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए नियोजित परिचालनों और निर्धारित तंत्रों का परीक्षण करना है। ये किसी भी कमी या अवरोध के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा ताकि वास्तविक क्रियान्वयन के आरंभ होने से पहले उनका समाधान किया जा सके। इस अभ्यास में कोविन एप्लीकेशन में आवश्यक डेटा प्रविष्टि शामिल की जाएगी। कोविन वैक्सीन वितरण की निगरानी, शीत भंडारण के लिए परीक्षण और कार्यान्वयन स्थलों पर उचित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भीड़ के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मंच है। वाड़हाकुलम अनानास। वर्ष 2009 में केरल के वाड़हाकुलम अनानास की मॉरिशस किस्म ने भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया था। इसकी कृषि केरल के एर्नाकुलम, कोट्टायम, पथनमथिट्टा और इडुक्की जिले के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। वाड़हाकुलम अनानास की अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और शर्करा की उच्च मात्रा और कम अम्लता के कारण मिठास होती है। इसकी शेल्फ लाइफ लगभग 10 से 15 दिनों की होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।